हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इकोनॉमी न्यूज़ वीकली के अंदर, जहां पर हम पिछले एक हफ्ते के अंदर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनको हम समझने की आज के सेशन में कोशिश करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि इकोनॉमी जो कि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे। पहला जो हम मुद्दा डिस्कस करेंगे, दैट इज विद रिगार्ड्स टू डाइवर्जेंस इन ग्रोथ रेट्स ऑफ जीडीपी जीवीए इन क्वार्टर थ्री। देखो, क्वार्टर थ्री यानी कि अक्टूबर टू दिसंबर 2023, ये जो टाइम पीरियड था जिसको हम क्वार्टर थ्री के नाम से जानते हैं, इसका डेटा आया हमारे सामने जीडीपी और जीवीए का। पर जब हमारे सामने नंबर्स आए ना, हमें पता लगा कि जब हम बात करते हैं जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, इसकी वैल्यू कितनी आई? 8.4%। पर जब हम बात करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन जीवीए की, वो कितनी आई? वो आई 6.5%। तो कहने का मीनिंग पता क्या है? जीवीए और जीडीपी, इनके बीच का जो फर्क था ना, जो डिफरेंस था, अपने आप में बहुत ज्यादा था। ठीक है, इतना ज्यादा डाइवर्जेंस क्यों आ गया, ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि इतना फर्क क्यों है। तो चलो थोड़ा बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये समझो, डेटा रिलीज किसके द्वारा किया गया है? दैट इज बाय एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जीडीपी, जीडीपी क्या होती है? इट इज टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। जैसा कि यहाँ पे हम क्वार्टर थ्री की बात कर रहे हैं, इसको हम जीडीपी जानते हैं। और जीडीपी का आप लोग फॉर्मूला भी जानते होंगे। क्या होता है जीडीपी? जीडीपी होता है सर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और आपके नेट एक्सपोर्ट्स हो गया। इस तरह से आप जीडीपी कैलकुलेट करना जानते हो। इन अ सिमिलर मैनर हम ना, एक जीवीए भी होता है, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब वैल्यू एडिशन तो आप समझते होंगे। वैल्यू एडिशन क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या वैल्यू ऐड हुई है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज का हम देख लेते हैं। समझ गए इस बात को? जब भी हम मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन तो कर ही रहे हैं। कि मान लो आपके पास कुछ वीट थी, अब इसके अंदर आपने वैल्यू एडिशन करके उसका आटा बना दिया, आटे का आपने बिस्कुट बना दिया। इस तरह से धीरे धीरे करके हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू एडिशन करते जा रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं जीवीए के अंतर्गत? हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ कंजम्पशन फ्रॉम द टोटल आउटपुट, उस तरह से हमें पता लगता रहता है कि कितना कितना वैल्यू एडिशन हुआ जा रहा है। उस हिसाब से हम सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एडिशन के माध्यम से हम ये चीजें निकाल लेते हैं। और एक्चुअल में ना, जीवीए और जीडीपी में एक रिलेशनशिप भी है। व्हाट इज दैट रिलेशनशिप? रिलेशनशिप होता है जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट माइनस सब्सिडीज। कहने का अर्थ क्या? मान लो जो भी वैल्यू एडिशन हुई, उससे जो चीजें बन गई हैं, सारा कुछ हो गया है। अब इसके अंदर अगर आप जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो प्रोडक्ट के ऊपर लगे, उनको आप ऐड करोगे, और आपकी जो सब्सिडीज वगैरह हैं, उनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तब आपके पास क्या आ जाएगा? तब आपके पास आ जाता है आपका जीडीपी। ठीक है। अब फर्क पता क्या यहाँ पे हो रहा है? इतना ज्यादा वेरिएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम बात करते हैं ना यहाँ पे, जो हमारे टैक्सेस की अगर हम बात करते हैं, तो टैक्सेस का कलेक्शन इंडिया में इंक्रीज हो चुका है। कहने का मीनिंग क्या? जैसे आपके लग्जरी गुड्स हो गया, आपकी लग्जरी सर्विसेज हो गया, यहाँ पर ना इन्होंने टैक्स रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है। अब आप नोटिस करो, मान लो जीबी अगर कम भी है आपका, पर अगर आपके टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं क्या होगा? आपको जीडीपी का नंबर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। हायर अमाउंट ऑफ टैक्सेस आर रिसीव्ड एज कंपेयर टू द सब्सिडीज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो जब भी ये चीज होती है ना, उस टाइम क्या होगा? आपका जीडीपी जीबीए से काफी ज्यादा आएगा, और जो कि इस बार का केस भी था। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता होता कि किस तरह से जीवीए से हम जीडीपी को डिराइव करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली टैक्सेस के लिए एंड सब्सिडीज के लिए हम एडजस्ट करते हैं, अगर ये चीजें आपको पता होती, तो आप रियलाइज कर लेते कि आखिर ये जो डेविएशन हमें देखने को मिला है बिटवीन द नंबर्स ऑफ जीडीपी एंड जीवीए, उससे आपको चीजें पता लगती जाएंगी। ठीक है। आई होप ये जो इतना बड़ा गैप था ना, लगभग 2% के करीब करीब का, कि एक था जीवीए आपका लगभग 6.5% और जीडीपी आपकी आ रही है 8.4%, इसके बीच का जो डेविएशन था उसका कारण आप जान गए होंगे। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जीडीपी और जीवीए का आपको अंतर पता होना चाहिए कि कैसे कैसे कैलकुलेशन मेथड यहाँ पे चेंज होता रहता है। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज दोस्तों 10 मार्च है एंड आज आखिरी दिन है विश्वास दिवस के जो स्पेशल ऑफर्स हैं इनका। विश्वास दिवस के माध्यम से क्या होता है कि हमारे जो भी आपके कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी बहुत ही अफोर्डेबल है, पर उनकी अफोर्डेबिलिटी और भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो आपके सारे कोर्सेज हैं बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे संकल्प 4.0, टाइटन 2.0, प्रहार 2.0, ये जितने भी आपके आपके कोर्सेज हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल दामों के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली आप इन कोर्सेज के जो रिड्यूस प्राइसेस हैं उनका आप यूज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शंस के अंदर मैंने इन सभी कोर्सेज के लिंक दे दिए हैं, तो वहां पर जाकर आप इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। साथ में ही अगर आप यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो सेमेस्टर वाइज कोर्स है प्रारंभ, उसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से बहुत ही स्टेप वाइज मैनर के अंदर आपको चीजें सिखाई जाती हैं एंड आपकी प्रेपरेशन को और भी बेहतर किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पीएम उज्ज्वला योजना। अभी क्या हुआ है, कैबिनेट ने जो सब्सिडी मिलती है पीएम उज्ज्वला के कंज्यूमर्स को उसको अप्रूव और उसको कंटिन्यू कर दिया गया है। देखो ये कंटिन्यू किया गया, ये सब चीजें तो हमें उतना ध्यान में नहीं रखनी होती न्यूज क्या हो रही है। मेजर चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज पीएम उज्ज्वला योजना। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। 2016 के अंदर इस सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर। अब देखो फोकस क्या था, फोकस था आपके एलपीजी सिलेंडर्स। एक्चुअल में अगर स्पेशली अगर हम महिलाओं की बात करें तो आप जानते हो कि जो महिलाएं घर में काम करती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत हेल्दी वहाँ का इन्वायरमेंट नहीं होता कई बार, इस वजह से महिलाओं की हेल्थ भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। तो एलपीजी सिलेंडर्स के माध्यम से, जो कि एक क्लीन कुकिंग फ्यूल है, उसको देने के माध्यम से हम उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे आपकी जो अडल्ट वुमेन है पुअर हाउस होल्ड्स की, उनको डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शंस देना एंड एक क्लीन कुकिंग फ्यूल उनको यहाँ पे अवेलेबल करवाना, ये यहाँ पर फोकस है। तो इसका जो फेज 1 था वो 2016 के अंदर स्टार्ट होता है, जिसके माध्यम से 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस का लक्ष्य रखा गया। फिर बाद में 2021-22 के अंदर हमारा इसका फेज 2 स्टार्ट होता है, जहां पर एडिशनली हम इनको लोगों को ऐड ऑन करते रहे। तो अभी तक ना लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बेनिफिशरीज हमें देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, कोशिश ये भी रहती है कि देखो एलपीजी के अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इंडिया ना 60% रिक्वायरमेंट इंपोर्ट के थ्रू मीट करता है। अब इतने ज़्यादा जब फ्लक्चुएशंस होंगे, इंटरनेशनल प्राइसेस होंगे एलपीजी के, एंड कहीं ना कहीं लोगों तक आसानी से पहुंच पाए, इस वजह से सरकार यहाँ पे प्रॉपर सब्सिडीज इस तरह से प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि आपकी जो एडल्ट महिलाएं होती हैं, आप चाहे वो एससी हाउस होल्ड हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया, बैकवर्ड क्लासेस हो गया, अंत्योदय अन्न योजना, टी एंड एक्स टी गार्डन ट्राइब्स हो गया, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गया, जो आपके लोग आइलैंड्स या रिवर आइलैंड्स में रहते हैं, उनको इस तरह से आप नोटिस करोगे कि उनको यहाँ पे बेनिफिट्स इसके दिए जाते हैं। एलपीजी कनेक्शन का जो होता है दिया जाता है वो महिला के नाम के ऊपर यहाँ पे इस तरह से दिया जाता है। इसके अंतर्गत आप नोटिस करोगे कैश असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाती है, साथ ही साथ एलपीजी रिफिल आपको फर्स्ट एलपीजी रिफिल जो होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, साथ साथ जो स्टोव होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जो कनेक्शन होता है दैट इज अ डिपॉजिट फ्री कनेक्शन, एंड अकॉर्डिंगली फिर जो भी आपकी सब्सिडीज वगैरह बनती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे अब 300 रुपया भी हो चुका है तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आपको बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं पीएम उज्ज्वला योजना के, राइट। ठीक है, तो ये सब्सिडीज वगैरह आप देख पाओगे। नंबर्स के ऊपर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आखिर ये स्कीम बात किसके कॉन्टेक्स्ट में कर रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इट इज इंडियाज मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। इसको समझते हैं कि आखिर ये बात क्या हो रही है। देखो जब हम बात करते हैं ना मैरीटाइम की, तो मैरीटाइम के अंदर दरअसल में बहुत सारी चीजें अलग अलग आ जाती हैं। क्या आ जाता है मैरीटाइम के अंदर, देखो मैरीटाइम के अंदर आपके जो पोर्ट्स हो गया, आपकी शिपिंग हो गया, आपकी जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो आ जाती है, साथ ही साथ शिप बिल्डिंग के साथ ही शिप रिपेयर की फैसिलिटीज हो गया, आपका जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये सब भी आ जाता है। तो जब इतनी सारी चीजें हैं, इनके देखो बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। अगर आप बात करोगे, अगर हमारा ये सारे सेक्टर्स, अगर हमारा जो मैरीटाइम सेक्टर है पूरा का पूरा, अगर वो अच्छे से डेवलप होगा तो बहुत बेनिफिट्स भी होंगे। आप सोचो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप आसानी से अपने प्रोडक्ट्स को एक जगह दूसरी जगह भेज पाओगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसके अंदर एक कमी आएगी एंड हमारा उससे
एक्सपोर्ट्स हम इंक्रीज कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स और भी कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से लोगों को भी रोजगार वगैरह मिल सकते हैं, हम इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर आत्मनिर्भर बनेंगे, एंड टूरिज्म वगैरह भी हम यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर इतने सारे बेनिफिट्स हैं मैरीटाइम सेक्टर के, तो क्यों ना एक काम करें, एक प्रॉपर इसके लिए फंड हो। बिल्कुल सरकार ने भी यही सोचा, तो इस वजह से ना एक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाने की यहाँ पे बात करी जा रही है, जिसके माध्यम से आपका मैरीटाइम सेक्टर को हम एनहेंस करेंगे, शिप बिल्डिंग हो गया और साथ ही साथ जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसको हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड के टोटल टनेज के अंदर, वो करेंटली जो 2% के करीब करीब है ना, हम इसको लगभग 5% तक लेके जाना चाहते हैं, जिसमें ये जो डेवलपमेंट फंड हम बना रहे हैं ये यहाँ पे मदद कर सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत लॉन्ग टर्म फंडिंग हो गया, लो कॉस्ट फंडिंग यहाँ पे दी जाएगी ताकि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री और प्रमोट करी जा पाए। तो इस फंड की जो स्टार्टिंग होगी 25,000 करोड़ से होगी, जिसको अगले 7 साल के अंदर हम स्पेंड करेंगे। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से आपके जो करंट पोर्ट्स की आपकी कैपेसिटी है उसको एक्सटेंड किया जाएगा, एंड बेनिफिट्स मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है, एंड इसके साथ कहीं ना कहीं हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अभी एक्चुअली इंडिया मैरीटाइम के ना जो इश्यूज हैं वो यही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो फैसिलिटीज़ वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं वो फैसिलिटीज़ थोड़ी आउटडेटेड होती हैं, ठीक है ना। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है, एंड साथ ही साथ किसी जगह के ऊपर कई बार कंजेशन जैसे इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे ठीक कर पाएंगे, जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट या अपग्रेडेशन की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपके डेवलपमेंट फंड की वजह से अब अच्छे से हो पाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज इंटर ऑपरेबल सिस्टम फॉर नेट बैंकिंग। आप सब लोगों ने कभी ना कभी अपने लाइफ में या तो किया होगा या फिर किसी को करते हुए जरूर देखा होगा कि इंटर आपके जो नेट बैंकिंग वाली जो चीजें होती हैं। तो आरबीआई ने ना अभी क्या किया है, एनपीसीआई जो है, एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड, इसको बोला है कि इंटर ऑपरेबल सिस्टम होना चाहिए इंटरनेट बैंकिंग के लिए। मैं आपको समझाता हूँ। देखो अभी का जो करंट मैकेनिज्म है ना, उसके माध्यम से क्या होता है, आपके जो भी आपके बैंक्स हैं वो बैंकों को ना हर पेमेंट एग्रीगेटर के साथ अलग अलग तरह से इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। अब बहुत सारे पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, अब उनको भी अकॉर्डिंगली बैंकों के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हर किसी को अलग अलग से। पर अगर हम यहाँ पर नेट बैंकिंग के अंदर इंटर ऑपरेबिलिटी ले आते हैं ना, तो हमारे फंड्स वगैरह का क्विकर सेटलमेंट हो पाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मीनिंग समझ लेते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी का। इंटर ऑपरेबिलिटी का मीनिंग यही है कि आपके जितने भी पेमेंट सिस्टम है वो साथ में वर्क कर पाए, कस्टमर्स और आपको उनको जो है ट्रांजेक्शन्स करने में काफ़ी आसानी हो। तो कहीं ना आपस में, क्योंकि आप नोटिस करो यार, कोई भी चीज़ होती है, आप एक बैंक से दूसरे बैंक में या फिर एक बैंक का दूसरे पेमेंट एग्रीगेटर के साथ कई बार इंटरऑपरेबिलिटी में दिक्कतें आती हैं। पर अब क्या होगा, अब कहीं ना कहीं साथ में बड़े आराम से सिंक में ये सब लोग काम कर पाएंगे। तो इस तरह से ये बेनिफिट्स हो सकते हैं इंटरऑपरेबिलिटी के। तो जो भी आपके टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उसके अंतर्गत ये फायदे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ट्रांजैक्शंस और स्मूथ हो पाएंगे, ठीक है ना। एक बैंक पेमेंट ऐप दूसरे बैंक पेमेंट ऐप को बड़े आराम से बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी हैसल के ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जा पाएंगी, एंड इससे एफिशिएंसी तो डेफिनेटली इंक्रीज होती ही होती है। अब यहाँ पे आप एनपीसीआई के बारे में तो जानते हो, ये भारत बिल पे लिमिटेड क्या चीज़ है। देखो भारत बिल जो पेमेंट सिस्टम है ना, एक तरह का प्लेटफॉर्म है जो कि आपके बिलर्स और यूजर के बीच में एक तरह के लिंक की तरह काम करता है। कहने का मतलब क्या, कि मान लो आपने कुछ बिल वगैरह पे करना है और सामने कुछ जिस एजेंसी को आपने बिल पे करना है, तो वहाँ पर उस सिस्टम को इंटीग्रेशन के लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो सारे जो भी कंज्यूमर्स होते हैं वो कहीं पर भी कुछ भी बिल पेमेंट सर्विस इस तरह से प्रोवाइड कर पाएंगे अलग अलग पेमेंट सिस्टम्स के साथ। तो एनपीसीआई ही इसकी पर्टिकुलर जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगी भारत बिल पेमेंट सिस्टम की, जिसको आरबीआई ने डेवलप किया था 2013 के अंदर, ठीक है। बाकी इसके अंदर फर्दर कंपोनेंट्स भी है, जैसे भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट हो गया, एंड साथ ही साथ ऑपरेटिंग यूनिट्स इसके आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दीज आर फ्यू टॉपिक्स जो आज हमें डिस्कस करने थे इकोनॉमी न्यूज़ वीकली के अंदर। कुछ क्वेश्चंस की तरफ चल लेते हैं। क्वेश्चंस की जब मैं बात करता हूँ ना, एक मैंने आपसे सवाल पूछा था कैपिटल बजट के रिगार्डिंग। देखो आपको मैंने बहुत बार आपको समझा रखा है, रेवेन्यू बजट हो गया, आपका कैपिटल बजट हो गया। कैपिटल बजट के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जिनका कहीं ना कहीं एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट आता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कैपेक्स की, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, कहीं ना कहीं ऐसा खर्चा जो लंबे समय के लिए किया गया है खर्चा,
प्लस एट द सेम टाइम जो एसेट क्रिएशन में हेल्प करता है। उसी तरह से जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं वो क्या होता है, ऐसा पैसा जो कहीं ना कहीं आपकी जेब में आ रहा है पर उससे या तो आपका एसेट रिड्यूस हो रहा है या फिर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसी को बोलते हैं, ये सारी चीज़ें कैपिटल बजट के अंदर आती हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर आपने कोई खर्चा किया एसेट्स को एक्वायर करने के लिए तो बिल्कुल वो आ गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, तो डेफिनेटली वो कैपिटल बजट का पार्ट बनेगा ही बनेगा। साथ में अगर आपने लोन लिया है आपने फॉरेन फॉरेन गवर्नमेंट से, अगर आप लोन लेते हो ना तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है कि आपको ये लोन रीपे करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी। उसकी तरह से अगर आपने स्टेट्स को या फिर यूनियन टेरिटरीज को आपने लोन्स वगैरह दिए हैं तो वो आपके एसेट है क्योंकि वहां से पैसा वापस आएगा आपको। तो दीज आर ऑल थ्री ऑफ देम आर एक्चुअली इंक्लूडेड अंडर द कैपिटल बजट। तो इस वजह से इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था FSDC के बारे में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। देखो एक्चुअल में जब मैं बात करता हूँ ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की, तो इसका आप मीनिंग जानना, होता क्या है ना कि जब जैसे अलग अलग हमारे देश में आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको रेगुलेटर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, राइट। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेटर्स हैं इनका भी अपने अपने काम होते हैं, पर हम चाहते हैं इनके बीच में थोड़ी इंटर ऑपरेबिलिटी इंक्रीज हो। तो इस वजह से ना FSDC का फॉर्मेशन हुआ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको 2010 में फॉर्म किया गया। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो आपकी जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। और इसके अंदर आपके FSDC के अंदर और बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जैसे मैं आपको आइडिया देता हूँ, RBI, सेबी, PFRDA। ठीक है, इस तरह से आपके अलग अलग जो रेगुलेटर्स हैं उनके हेड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, फाइनेंस सेक्रेटरीज वगैरह देखने को मिल जाएंगे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली ना एक तरह से इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हम इंक्रीज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फाइनेंस सेक्टर बहुत अच्छे से डेवलप हो एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म के अंतर्गत। उसी पर्पस के लिए FSDC को फॉर्म किया गया था। तो यहाँ पर जो बातें हुई हैं कि पहली बात जो कह रहा है कि ये नीति आयोग का पार्ट है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग तो बाद में क्रिएट हुआ, ठीक है, 2015 के अराउंड 1 जनवरी 2015 को। FSDC आपका 2010 में बन गया था। गेटिंग इट। दूसरा कह रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। एंड जो तीसरी बात यहाँ पे कही जा रही है कि ये मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ इकोनॉमी को मॉनिटर करता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो दरअसल में इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 2 एंड 3 आर करेक्ट। आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा, पहला आपका होमवर्क रहेगा UPSC का 2022 का एक क्वेश्चन है, तो इसको एक बार आप डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से बस पढ़ना, ध्यान से पढ़ोगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो ये क्वेश्चन आपका अच्छे से हो जाएगा। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। इसके बारे में मल्टीपल टाइम्स मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, पर ठीक है एक बार रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी डेफिनेटली आप ट्राई कीजिएगा। दोस्तों ये था आज का डिस्कशन। आई होप आज का आपको इकोनॉमी का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।